तो आज हम सीखेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इस पे जब हम टेंजेंट खींचेंगे, इस टेंजेंट का स्लोप है, ये बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है एलएमवीटी की, लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको। मैं एलएमवीटी की ताकत आपको दिखाना चाहता हूं बस, कि एलएमवीटी बहुत ताकतवर है। एलएमवीटी क्या इसकी फुल फॉर्म हो सकती है ना? क्या हो सकती है फुल फॉर्म, बता सकते हो क्या? है लिमिट मीन वैल्यू थ्योरम। इसकी फुल फॉर्म है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजे एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, है ना? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो आज हम सीखेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजे जो थे वो एक बहुत ही शानदार, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने एक बहुत ही सिंपल बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी आप फंक्शन ले लीजिए। लैग्रेंजे भाई ने कहा कि कोई भी फंक्शन आप ले लीजिए, डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, है ना? एक इंटरवल में बात करते हैं, जैसे कि ये वाली वैल्यू जो है इसको बोल देते हैं x इक्वल टू ए, दिस इज x इक्वल टू ए। और रोलेस थ्योरम में तो x इक्वल टू बी बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए था, मगर लैग्रेंजे ने कहा कि नहीं, x इक्वल टू बी कहीं पे भी हो सकता है ना? आपको ऐसा लगेगा ये थ्योरम पढ़ के, अरे इसमें क्या नई बात है, तो हम जानते ही हैं ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है। कोई भी a से b कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, कैसा भी, है ना? फंक्शन की खास बात क्या होनी चाहिए, ये मान लेते हैं दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स, दिस फंक्शन इज y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स, ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी ये थ्योरम लगेगी। तो सबसे पहले तो लिख दूं कि एफ एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए से बी, और दूसरी बात एफ एक्स मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए से बी। ओपन इंटरवल ए से बी में फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस तो क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन ऐसा करता पाया जाए तो एक बिंदु ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा ए से बी के बीच में। ध्यान से सुनना अगली बात, एक पॉइंट ए से बी के बीच में ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, सच दैट इस पे जब हम टेंजेंट खींचेंगे, इस टेंजेंट का स्लोप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के स्लोप के बराबर होगा। समझ में आ रही है? आप ये बात महसूस भी कर सकते हो ना महसूस? आपको हो रही महसूस? अच्छा, तो कहने का मतलब एक सी ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा, एक सी, है ना? इसको बोल दिया पॉइंट x इक्वल टू सी। देन अगर ये होता हुआ पाया जाए, ये वाली चीज, ये पहली बात, और ये वाली चीज, ये दूसरी बात, अगर ये दोनों बातें होती हुई पाई जाएं, देन देयर एग्जिस्ट का सिंबल है ये, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी, एक सी, ओपन इंटरवल ए से बी में एक सी ऐसा जरूर मिलेगा इनके बीच में, सच दैट, सहमत हो तो बताना मेरी बात से, सच दैट जो एफ डैश सी है, एफ डैश सी बोले तो x इक्वल टू सी पे टेंजेंट का स्लोप, दिस मस्ट बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये क्या लिख दिया मैंने, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये स्लोप किस लाइन का? इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन का। आप देख लें, ये वाला बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x इक्वल टू इसका b है, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एफ बी। और इस वाले बिंदु का x कोऑर्डिनेट कितना है? a, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? f ऑफ a। तो अगर इसका स्लोप निकालोगे तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है ना भाई फॉर्मूला, तो लगा दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस लाइन का स्लोप ये है,
और सी के ऊपर टेंजेंट का स्लोप एफ डैश सी है, दोनों बराबर कर दिए मैंने। यही तो थी लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। समझ में आ रही बात आपको? कम से कम एक सी ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा ए से बी के बीच में, सच दैट ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही हो। एक से ज्यादा सी भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो एक और सी भी है ना, यहाँ पे देखो एक और वैल्यू भी है कि ये यहाँ पे इसका जो स्लोप है टेंजेंट का वो इसके पैरेलल है, ठीक है ना। अगर फंक्शन मेरा, भाई सीधी सी बात है, इसका प्रूफ जो है, इसका जो प्रूफ जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि भाई यहां से यहां तक जाओगे आप तो या तो देखो भाई ऐसे करके जाना पड़ेगा आपको, या आपको ऐसे करके जाना पड़ेगा, या फिर आपको यूं करके भाई उतार चढ़ाव करके जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसे करके जाओगे तब तो ये ऐसी लाइन एग्जिस्ट करेगी ही, नीचे से जाओगे तो भी ऐसी लाइन एग्जिस्ट करेगी, और ऐसे करके कुछ ऊपर से फिर कुछ नीचे से जाने का प्रयास करोगे तो एक से ज्यादा लाइन भी एग्जिस्ट कर सकती है ना। मिनिमम एक लाइन, एक टेंजेंट तो ऐसी जरूर होगी जिसका स्लोप ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के स्लोप के बराबर हो। समझ में आ रही है? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको जल्दी से नोट कर लो आप। वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। अभी की अभी जो लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम है वो क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। अब जैसे बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें भी मुझे लगता है कि इसका क्वेश्चन आ सकता है, और भाई जेई वाले तो इस थ्योरम को बेहद पसंद करते हैं, है ना। वो तो बोलते हैं कि मतलब एकदम बच्चे इसको पहचान ही ना पाए। ठीक है, लिखो जरा जल्दी से। होच पोच तो नहीं हो रहा ना, दिख रहा ना साफ एकदम आपको? समझ में आ रही है ना? चलो ठीक। फिजिक्स की भाषा में अगर हम एलएमवीटी को कहना चाहें, ये तो मैथ्स की भाषा में कही जैसे, फिजिक्स की भाषा में मैं एक बात बोल रहा हूं, आप सहमत हैं तो बताना उस बात से, और वही एलएमवीटी है क्या ये भी बताना, ठीक है। एक गाड़ी चल रही है, ठीक, कभी उसकी स्पीड अपन बढ़ा रहे हैं कभी घटा रहे हैं। घर से निकले अपन कहीं जाने के लिए, गोवा जाने के लिए, कभी अपन स्पीड बढ़ा रहे थे कभी घटा रहे थे, कभी गाड़ी को घुमा भी रहे थे, स्टंट मार रहे थे, सारे काम करते हुए गाड़ी लगा दी अपन ने गोवा, ठीक है। तो इस जर्नी के दौरान उसकी कोई एवरेज स्पीड रही होगी, मान लेते हैं एवरेज स्पीड रही थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो उसकी एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, वो कम से कम एक मोमेंट के लिए इस जर्नी के दौरान इंस्टेंटेनियस स्पीड भी रही होगी, है ना। एवरेज स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एट लीस्ट वंस इन द जर्नी। ये बात बोलना ठीक है क्या? कैसे? तुम तो बहुत इजीली बोल दी ये बात, कैसे? हाँ क्यों कर रहा है, वही कह रहा हूं मैं। हाँ 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 हाँ, सकता है कि नहीं भी सकता ऐसा, मतलब ऐसा भी कि एवरेज है। क्यों, कारण उसका मतलब हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वापस सुन लेना एक बार। मेरी बात तो समझ में आई ना तुम लोगों को? या फिजिक्स वाली बात को हटा दें, अपन आगे चलें? ऐसा कोई तो सीन नहीं है ना, समझ में तो आती, फिजिक्स समझ में तो आती है। हाँ, कुछ याद है स्पीड वगैरह? हाँ, ये कुछ बात समझ में आने वाली है थोड़ी। अगर एवरेज 60 कब हो सकती है? एवरेज 60 तब हो सकती है जब या तो व्हीकल चलाई बिल्कुल 60 से हो, तो मजा मजा होगा, इंस्टेंटेनियस भी सब जगह 60 ही थी, या फिर 60 से ना चला हो, कभी कम स्पीड रही हो तो कभी ज्यादा रही हो। अब कम से ज्यादा तो 60 से होके जाएगी कि भाई, कम मतलब 40, ज्यादा मतलब 70, तो 40 से 70 व्हीकल कैसे 60 लेके की तो गए होगे आप। समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
एक और कितनी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इंजन्स की बात बताता। अब तुम जैसे, तुम लोगों को लगता होगा पता नहीं कॉन्टिन्यूटी क्यों पढ़ाते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी क्यों पढ़ाते हैं। अगर तुम फील कर सको इस बात को कि कॉन्टिन्यूटी क्यों पढ़ाते हैं, तो सुनना जरा। गाड़ी है तुम्हारे पास, आप, ऐसा संभव है कि गाड़ी को तुम शुरू करी, आपने स्टार्ट करी, एक्सेलरेटर दबाया, आप गाड़ी को 0 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ले जाओ, और गाड़ी को बीच में से आप सोचो कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को स्किप करे हुए 140 तक ले जाऊंगा। ऐसा संभव है क्या? वो सुई तो ऐसे जाती है भाई, 100 वाली से होके गुजरेगी वो तो। जब गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड को डिसकंटिन्यूअस करना संभव है आपके लिए? कि यार अपन चलते हैं 0 से 99 करते ही गाड़ी को सीधा 101 पे पहुंचा देंगे, फिर ऐसा ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। इंजन, जितने इंजन हैं, आपके टाटा के इंजन ले लो, महिंद्रा के इंजन, क्या कोई ऐसा इंजन बना सकते हो आप जो डिसकंटिन्यूअस हो, जो स्पीड को एकदम 0 से 50 करते ही सीधा 70 उठा दे? ऐसा इंजन बना सकते हो? ऐसे इंजन मैकेनिक। तो ये जो जितने इंजन आप बना रखे हैं आपने, मैकेनिकल इंडस्ट्री के जितने फंक्शन है वो सारे क्या हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इंजन का जो आउटपुट है, स्पीड देता है वो, या कोई और चीज भी देता होगा, सब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। फ्यूल का कंजम्पशन किस रेट से हो रहा है, ग्राफ वगैरह कुछ बनाते हो, सब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आते हैं, है ना। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, कॉलेज से ऐसे भर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मान लो रैंडम आप 100 किताब ले आए, किताबों खोल के देखा, ग्राफ देखोगे ना आप सारी चीजों के, कोई टूटे हुए ग्राफ नहीं मिलेंगे आपको। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, उसमें मैक्सिमम फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कहानी, कंप्यूटर की कहानी पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी होते हैं। एकदम करंट आ रहा था, फिर डिसकंटिन्यूअस नहीं आ रहा, अगले सेकंड में फिर आ रहा है। ब्लिंक कोई लाइट करती है ना, ब्लिंकिंग नहीं करती लाइट्स, घर में होती है ना, ऐसे एक लाल लाइट लगा देते हैं, ब्लिंक करती रहती है वो। तो बेचारी कैसे ब्लिंक करती है? वही वक्त करंट आ रहा होगा तो जल जा रही होगी, नहीं आ रहा होगा तो बुझ जा रही होगी, ऐसा कुछ सीन होगा। तो आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 0101 कुछ कुछ चल रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लगाए हुए होंगे वहां पे, है ना। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं तुमको? तो ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया बात है। तो एलएमवीटी अगर समझ में आ गया तो सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं अपन, है ना। check the validity of LMVT for fx x square minus 1 in the interval -1 to 5. Also find C corresponding to LMVT if exist। जैसे मान लो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया मैंने कि भाई LMVT का C बताओ, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो, और बताइए कि LMVT इसमें एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी। भाई सीधी बात है, LMVT के वैलिड होने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए? हाँ सीधी बात है ना। fx इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, fx इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो ये भी डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस हर जगह है, तो इस इंटरवल में होगा, ठीक है। हेंस fx इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है ना, इस इंटरवल में, ठीक है। अब LMVT का C निकालना है अपने को, ठीक है। तो है ना, तो f डैश x जो है वो हो गया हमारा 2x। तो हम बोल देंगे भाई एक C ऐसा जरूर होगा सच दैट f डैश C की वैल्यू होगी f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन
बी माइनस ए, ऐसा कुछ सीन हो गया। अब एफ डैश सी तो 2c आ गया। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी हो गई 24, और एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो गया आपका 4, तो c की वैल्यू आ गई 2, है ना, c की वैल्यू आ गई 2। ठीक है जी, c कितना आ गया, c2 आ गया। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है सवालों में कि यहां पे जो c की वैल्यू आती हैं वो 2 आ जाती हैं या 2 से ज्यादा भी आ जाती हैं। मान लो मैं यहां पे क्यूबिक दे देता तो यहां क्वाड्रेटिक आ जाती, तो यहां पे भी क्या आ जाती, क्वाड्रेटिक आ जाती। यहां पे क्वाड्रेटिक आती तो c की कितनी वैल्यू आती 2, और दोनों वैल्यू में एक वैल्यू कई बार इस इंटरवल के बाहर की आ जाती है, वो रिजेक्ट करनी पड़ती है। या दोनों भी मान लो बाहर की आती हैं, या क्या पता ये अगर बाहर की आती होती, 1 मिनट के लिए अपन एक केस बता रहे हैं आपको, तो इस इंटरवल के अंदर का सी होना जरूरी है, क्योंकि हम यही तो बोलते हैं एलएमवीटी में कि देयर एग्जिस्ट अ सी इन बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, ऐसा ही तो बोलते हैं। तो यहां पे जो सी आए, मेक श्योर दिस सी लाइज इन दिस इंटरवल, ये इस इंटरवल में लाई होना चाहिए, रोलेज थ्योरम में भी, एलएमवीटी थ्योरम में भी। ठीक है, एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आएंगे आपके कि कितने ऐसे सी हैं, नंबर ऑफ सीज करस्पॉन्डिंग टू एलएमवीटी सच दैट फंक्शन ये है, इंटरवल ये है। कट से देखोगे सी 2 आ गई, पहला ऑप्शन 2 मिला, टिक कर दिया, बट आप ये भूल गए कि अरे एक सी तो इसके इंटरवल में लाई ही नहीं कर रहा था, उसको रिजेक्ट करना भी है अपने को। समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ गलतियों के चांसेस यहीं बनते हैं, अदरवाइज तो अगर आपको एलएमवीटी आती है तो सवाल आपसे हो जाएंगे। ठीक है, चलो कर दूं, रब कर दूं, इसको लिख लो जिसको लिखना है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, बाकी फिर लिख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि, है ना, प्रूफ दैट जो चीज मैं प्रूफ में लिख रहा हूं सेम आपके ऑप्शंस में लिखी आ सकती है। ठीक है ना, यहां पे आपका थॉट डेवलप हो जाए इसलिए प्रूफ करवा रहा हूं मैं। प्रूफ दैट कोस बी माइनस कोस ए का मोड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू बी माइनस ए का मोड इफ ए कोमा बी आर एनी रियल नंबर्स। ठीक है, देखते हैं कौन इसको प्रूफ कर पाएगा। कोशिश कीजिए जरा प्रूफ करने की। देखिए जरा, जब भी एलएमवीटी आपको लगानी हो तो एक फंक्शन तो होना चाहिए ना आपके पास, और एक इंटरवल भी होना चाहिए, तभी तो एलएमवीटी लगेगी। तो सपोज एक फंक्शन ले लेते हैं अपन cos x, ध्यान से सुनना। सपोज अपन एक फंक्शन ले लेते हैं cos x, है ना, fx ले लिया अपन ने, cos x फंक्शन ले लिया। ठीक है ना, लेट fx एक फंक्शन है cos x, और अपन इस फंक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं a से b इंटरवल में। अब a से b इंटरवल भी हो सकता है, b से a भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन a बड़ा है या b बड़ा है। अरे समझ में आ रही है भाई? b बड़ा होगा तो मैं इंटरवल a से b ले लेता हूं, और a बड़ा होता तो मैं इंटरवल b से a ले लेता। इस इंटरवल में अगर एलएमवीटी लगाओगे तो कैसे लगेगी? अच्छा मुझे बताओ कि ये यहां पे इस फंक्शन में एलएमवीटी लगानी संभव है क्या? है ना, हाँ, तो एलएमवीटी एप्लीकेबल है, एलएमवीटी इज एप्लीकेबल, है ना। ये बात अपन ने देख ली कि भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है तो एलएमवीटी तो एप्लीकेबल है। तो एक सी ऐसा जरूर होगा सच दैट देयर विल बी अ सी सच दैट एफ डैश सी विल बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एक सी ऐसा जरूर होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एफ एक्स इतना है तो एफ डैश एक्स कितना होगा, है ना, एफ डैश एक्स कितना होगा माइनस साइन एक्स। तो यहां पे बोल रहा है एफ डैश सी, तो एफ डैश सी कितना आ जाएगा माइनस साइन सी। पूरी बात अगर ध्यान से सुन लोगे अब तो तुमको इस क्वेश्चन की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये ए से बी एक वेरिएबल इंटरवल है, हाँ कि ना? तो ये सी भी एक वेरिएबल आएगा। अलग ए बी की वैल्यू पे सी की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी कि नहीं होगी? अरे होगी क्या? तो सी की वैल्यू मैं कहता हूं कुछ भी ले लो आप,
ये क्वांटिटी तो हमेशा -1 से 1 ही लाई करती है। फॉर एनी सी दिस क्वांटिटी विल लाई फ्रॉम -1 to 1। अगर मैं कहूं कि ये और ये बराबर हैं तो इनके यार मोड भी तो बराबर होंगे ना। लेफ्ट और राइट बराबर हैं तो मोड ऑफ लेफ्ट इक्वल टू मोड ऑफ राइट, ऐसा भी तो होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये वाली जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये तो बोला जा सकता है ना कि ये क्वांटिटी को एक 1 या उससे छोटा होना चाहिए, बोल सकते हैं ना अपन। दिस क्वांटिटी हैज टू बी 1 और लेस देन 1। तो ये जो क्वांटिटी है ये लेस देन इक्वल टू 1 होती है, तो इस क्वांटिटी को भी लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हमने ये यहां पे देख लिया कि जो cos b माइनस cos a अपॉन b माइनस a फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, this modulus will always be less than equal to 1, hence mod of cos b minus cos a will always be less than mod of b minus लेस देन और इक्वल टू मोड बी माइनस ए। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? और ये कमेंट कर सकते हो फॉर एवरी ए कोमा बी रियल नंबर के लिए, है ना, कोई भी ए कोमा बी रियल हो, क्योंकि कोई भी ए कोमा बी रियल ले लो, एक वेरिएबल इंटरवल लोगे आप। यहां पे इंटरेस्टिंग बात है वेरिएबल इंटरवल और वेरिएबल सी की। जब आप एक वेरिएबल इंटरवल लेते हो उस केस में एक इनइक्वालिटी जनरेट हो जाती है। बात महसूस किया आपने? हमने एलएमवीटी का इस्तेमाल करते हुए एक इनइक्वालिटी को प्रूव कर दिया। इस प्रकार के सवालों को बोलते हैं जनरेटिंग इनइक्वालिटीज बाय यूजिंग एलएमवीटी। एलएमवीटी का इस्तेमाल इनइक्वालिटीज को जनरेट करने में भी किया जाता है। ये बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है एलएमवीटी की। लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको। जल्दी से लिखो, एक और क्वेश्चन करेंगे फिर, है ना। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे इनइक्वालिटीज को जनरेट कर दिया, है ना, इनइक्वालिटीज, है ना, इनइक्वालिटीज बाय यूजिंग एलएमवीटी। एक एप्लीकेशन आपको दिखाया बस मैंने एलएमवीटी का। ठीक है भाई। तो मोड ऑफ कोस बी माइनस कोस ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ बी माइनस ए। मैंने क्वेश्चन कराया था, आपको याद हो तो, कि साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ कराया था। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 याद आ रहा है आपको? कैसे कराया था? एक फंक्शन मान लो, देखो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, फिर ऐसे करते हुए करा दिया था ना। बढ़िया है। उसको एलएमवीटी से करके दिखाऊं क्या? उस सेम प्रॉब्लम को एलएमवीटी से करें अपन। मैं एलएमवीटी की ताकत आपको दिखाना चाहता हूं बस, कि एलएमवीटी बहुत ताकतवर है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, हमने क्वेश्चन किया था कि भाई प्रूव दैट साइन एक्स जो है ये हमेशा छोटा या बराबर होगा एक्स से फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या अपन इसको एलएमवीटी से प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग एलएमवीटी? कोशिश कीजिए जरा कि इसको एलएमवीटी से प्रूव करें अपन। कोशिश कीजिए कि इसको अपन एलएमवीटी से प्रूव करें। देखिए जरा वेरिएबल इंटरवल की ताकत देखिए आप। वेरिएबल इंटरवल के साथ एलएमवीटी की ताकत देखनी है आपको। मान लिया फंक्शन ले लिया मैंने एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, है ना, फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इंटरवल 0 से x में। x को इधर इसलिए लिखा, x मेरा 0 है उससे बड़ा है ना, इसी तरफ आएगा ना, बड़ा रहेगा 0 से। ठीक है, तो है ना, एलएमवीटी एप्लीकेबल है ना, डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, एलएमवीटी एप्लीकेबल है। ओके जी, एलएमवीटी अगर एप्लीकेबल है तो देयर एग्जिस्ट अ सी सच दैट एफ डैश सी जो है वो आपका एफ ऑफ बी, बी बोले तो एक्स साइन एक्स माइनस साइन 0 अपॉन एक्स माइनस 0। ठीक है, एफ एक्स अगर साइन एक्स है तो
एफ डैश एक्स कितना होगा, कोस एक्स, तो एफ डैश सी कितना हो गया, कोस सी इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स। बच्चा बच्चा जानता है कि यार ये जो कोस सी होता है ये हर सी के लिए लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी होगी ये भी लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो क्लियर सी बात है कि जो साइन एक्स अपॉन एक्स है इसको लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और एक्स मेरा पॉजिटिव था इसलिए मेरी हिम्मत हो पाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की, नहीं तो फिर नेगेटिव होता तो साइन चेंज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये तो आ गया यार, हर इस इंटरवल में ये बात वैलिड होगी, तो सीधी सी बात है हर एक्स पे ये बात वैलिड होगी। हो गया प्रूफ। एलएमवीटी की ताकत देखिए आप, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से बड़ा या छोटा प्रूव करना हो, कई बार एलएमवीटी बहुत ताकतवर होती है। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है जी, चलो बहुत ही बढ़िया। एक और क्वेश्चन कर लें क्या? चलो जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिख लिया ना आप लोगों ने? ये लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, ये पिछली साल टेस्ट में पूछा था मैंने, अब की बार आप लोगों को क्लास में करवा रहा हूं। इफ एफ एक्स इज, मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट से एग्जाम में होते नहीं। इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ओवर -2 to 5, -2 से 5 है ना, एंड एफ डैश एक्स जो है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन इक्वल टू 3 फॉर all x in this interval, for all x in this interval, then the greatest possible value, then the greatest possible value of f5 minus f-2 is, और यहां पे मैं कुछ ऑप्शन आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 9, थर्ड ऑप्शन मेरे पास 15 है, फोर्थ ऑप्शन अपने पास है 21। बताइए इसका सही जवाब। और इस क्वेश्चन को रीड करके ये भी समझने की कोशिश करें कि क्या आपको पहचान में आ रहा है कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, है ना, और अटेम्प्ट करें प्रॉब्लम को। है जी, बहुत ही जल्दी बता दिया आपने तो। डी ऑप्शन हो गया। हम्म हम्म अब की बार भी अगर हल्का सा ध्यान हो तो टेस्ट में क्वेश्चन आया था तुम्हारे ऐसे एफ डैश एक्स कुछ करके था, फिर एफ एक्स के बारे में पूछा था। हाँ था, एक क्वेश्चन था, कोई पूछने आया था मुझसे, मैंने उसको, हालांकि उस समय तक तुम लोगों को एलएमवीटी नहीं आती थी तो मैंने एलएमवीटी से नहीं बताया था उसको, उसका सोल्यूशन मुझसे जो लोग पूछने आए थोड़ा इंटीग्रेट करके मैंने बताया था, अगर थोड़ा आपको याद हो तो, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये इंटीग्रेशन से भी हो जाता है, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से भी हो जाता है, एलएमवीटी से भी हो जाता है। हो गया, कोशिश वगैरह करो कुछ तो। है ना, तो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है एफ एक्स, तो एलएमवीटी तो लगी जाएगी इसमें, इस इंटरवल में एलएमवीटी लग जाएगी। ये जो शब्द है ना कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, इंटरवल वगैरह की बात हो रही हो तो दिमाग में रोलेज और एलएमवीटी का जाना तो एक बनता है ना भाई, इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देयर एग्जिस्ट अ सी सच दैट एफ डैश सी जो है वो आपका एफ ऑफ 5, एक सी तो पक्का होगा सच दैट कि एफ डैश सी आपका f5 माइनस एफ ऑफ -2 अपॉन 5 माइनस ऑफ -2 के बराबर हो। ठीक है,
और इसने कहा एफ डैश एक्स चाहे कुछ भी हो वो -4 से 3 इस इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है एफ डैश सी जो है ये भी -4 से 3 इंटरवल में लाई करेगा। तो ये अगर इस इंटरवल में करेगा तो ये वाली वैल्यू भी -4 से 3 वाले इंटरवल में लाई करेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका F5 माइनस F-2 अपॉन कितना है 7, है ना। ये लाई करेगा आपका -4 से 3 इस इंटरवल में। -4 से बड़ा या बराबर, 3 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो यहां से अगर F5 माइनस F-2 की वैल्यू को देखोगे तो ये वैल्यू -28 से लेकर के +21 इस इंटरवल में लाई करेगी। 7 को इधर लेके तो मल्टीप्लाई हो गया 28 से, -28 से 21। तो मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 21 है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इज 21। तो 21 इसका सही उत्तर आ गया, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता दूं, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, एक तो इस क्वांटिटी का दिखना, भाई ये एफ बी माइनस एफ ए का दिखना, इस कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन का दिखना, एक इंटरवल का दिखना, ये तीन चीजें जैसे एफ डैश एक्स का दिखना, ये तीन चीजें जैसे ही दिखती हैं एलएमवीटी दिमाग में जानी ही जानी चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक और छोटी सी बात बता देता हूं आपको। आप देख रहे हैं ये भी एक इनइक्वालिटी है कि नहीं? इनइक्वालिटी पीछे वाला जो प्रॉब्लम था इसमें भी हमने इनइक्वालिटी की बात की थी, इस वाले प्रॉब्लम में भी हमने इनइक्वालिटी की बात की थी। जब जब हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तब तब एफ डैश सी, ये इनइक्वालिटी जनरेट हो रही है एफ डैश सी की वजह से। ये एफ डैश सी मेरा वेरिएबल है और ये एक रेंज रखता है, इसलिए इनइक्वालिटी हम जनरेट कर पा रहे हैं एलएमवीटी के अंदर। जब जब एफ डैश एक्स आपका, जब जब एफ डैश एक्स आपका, एफ डैश सी आपका एक रेंज रखता हो तो समझना एक इनइक्वालिटी जनरेट करने की टेंडेंसी होगी एलएमवीटी के द्वारा। यहां पे भी वही हुआ है, एफ डैश सी या एफ डैश एक्स एक रेंज रखता है, इसलिए ये क्वांटिटी भी एक रेंज रखेगी। समझ में आ रही है क्या भैया? इतनी सारी बातें ऑब्जर्व कर ली तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे दूं क्या? चलो जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं भाई। इफ fx and gx are continuous and differentiable functions in the interval closed a comma b, then prove that there exists a c in small a comma b such that f dash c by g dash c is equal to fb minus fa upon g of b माइनस जी ऑफ ए। ठीक है, मजा आएगा तुमको ये सवाल करके। क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लें, लिख लें, रीड कर लें, फिर इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, है ना। एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस। इंटरवल लिखा है आपका क्लोज्ड ए कोमा बी, है ना। प्रूव दैट ओपन ए कोमा बी में एक सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी बाई जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ठीक है जी, ये आपके सामने है सवाल। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर पे एलएमवीटी का फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। और तुम सोचते हो कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए और जी डैश सी इक्वल टू जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए करके डिवाइड करके और आंसर आ जाएगा, ऐसा सोच रहे होगे। हैं? सोचने में क्या है, सोच तो कुछ भी सकते हैं अपन।
यहां पे जो अक्सर बड़े बुजुर्ग जो इसका प्रूफ देते हैं वो देते हैं कि भाई एक सी तो पक्का ऐसा होगा कि एफ डैश सी अपना जो है वो इतना आ जाए, और एक सी पक्का ऐसा होगा कि जी डैश सी जो है इतना आ जाए। अरे समझ में आ रही है भाई? बोल देते हैं कि फिर डिवाइड कर दो इन दोनों को, तो एक सी पक्का ऐसा होगा कि एफ डैश सी बाई जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपॉन जी माइनस जी आ जाए। मगर यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या गारंटी है ये वाला सी और ये वाला सी सेम था? ऐसा बोलना चाहिए एक सी ऐसा होगा जो इसको सेटिस्फाई करे, वही सी इसका भी हो, ये तो जरूरी नहीं है ना। यहाँ पे C1 हो गया, मान लो यहाँ पे तो C1 होगा वो। अरे अगर एलएमवीटी से सोचोगे, इस बात को समझ में आ रही है क्या भाई? अगर एलएमवीटी से इस बात को सोचोगे आप कि एक सी पक्का ऐसा होगा कि इसको सेटिस्फाई हो जाए, तो यहां का वो सी नहीं, यहां का कोई डी हो सकता है। फिर को डिवाइड करोगे तो प्रूफ तो नहीं हो रहा। थ्योरम कह रही है कि वही सी होगा जनाब, यही तो प्रूव करना है इसमें कि वही सी जो यहां है वही एक सी यहां पे भी होना चाहिए, और यहां पे नहीं होना चाहिए। मतलब ये मैं जो है उतना सही नहीं बोल रहा हूं, इसका तो सिंपल कहना है कि यहां वाला सी सेम है कि नहीं हमें नहीं मतलब, आप ये बता दो कि भाई डिवीजन के बाद ये आना चाहिए एक सी ऐसा पक्का होगा, ये कहना है इस थ्योरम का। तो यहाँ के सी सेम है नहीं है अपने को कोई उसका लेना देना नहीं। अरे समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही भाई? ध्यान से सुनो जरा इसका सोल्यूशन, ठीक है ना। ये जो बात है ये सबसे पहले एक कोशी नाम के मैथमेटिशियन ने बताई थी, बड़े महान गणितज्ञ हुआ करते थे कोशी, ठीक है ना। इसलिए इसको कोशीज थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशीज थ्योरम। जैसे रोलेस थ्योरम है, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, ऐसे ही कोशी भैया ने भी टिप्पणी की थी और इसको कोशीज थ्योरम बोलते हैं। हमारे सिलेबस में कोशीज थ्योरम एज अ क्वेश्चन है, एज अ थ्योरम नहीं है ना। इसलिए इस थ्योरम को एज अ थ्योरम याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दी, बुक्स वगैरह में देखोगे, एग्जाम वगैरह में देखोगे तो एज अ क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, है ना, कि भाई इस चीज को आप बताइए, है ना। तो कोशी भैया ने बड़ा इंटरेस्टिंग, कोशी भैया ने कहा कि रोलेज एक फंक्शन एफ एक्स पे लग गई, जी एक्स पे एलएमवीटी लग गई, या एक फंक्शन एफ एक्स पे एलएमवीटी लग गई, तो दो फंक्शन ले तब क्या होता है। उस उधेड़बुन में इन्होंने ये चीज प्रूव कर दी थी। उन्होंने कहा कि एक फंक्शन लीजिए एच एक्स, इसका सोल्यूशन बिल्कुल ध्यान से सुनने का प्रयास करें भाई। लेट अ फंक्शन एच एक्स, एक फंक्शन एच एक्स लीजिए जो एफ एक्स इंटू, अब एच एक्स क्या फंक्शन है देखना जरा, एफ एक्स इंटू जी बी माइनस जी ए माइनस जी एक्स इंटू एफ बी माइनस एफ ए। अब यही फंक्शन उन्होंने क्यों लिया उसको छोड़ो, एक बार आप पहले ये बताओ कि ये फंक्शन लिया तो जा सकता है ना भाई, है ना। और ये ले लिया उन्होंने इन इंटरवल क्लोज्ड ए से बी में, क्लोज्ड ए से बी में ये फंक्शन ले लिया। समझ में आ रही है क्या? मुझे बताओ क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्या इस इंटरवल में? ये तो कांस्टेंट हो गए, एफ एक्स मेरा कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, जी एक्स कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, डिफरेंस करोगे वो भी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है, थ्योरी पढ़ा रखी है आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की। तो एच एक्स जो है, एच एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन ए से बी। समझ में आ गई बात? ठीक है, मुझे आप एच ऑफ ए की वैल्यू बताइए कितनी होगी। एफ ऑफ ए, भाई एक्स की वैल्यू ए रखोगे तो एफ ऑफ ए इंटू जी बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू ए रखोगे तो जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस माइनस प्लस जी ऑफ ए, एफ ऑफ ए ये हो गया कैंसल।
तो एच ऑफ ए की वैल्यू हमें मिली है एफ ऑफ ए जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए एफ ऑफ बी। ऐसे देखो मजेदार सी वैल्यू नहीं मिल गई आपको, ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है भाई बात। अब एच ऑफ ए की वैल्यू निकाल ली मैंने, अब एच ऑफ बी की वैल्यू निकालने का मन कर रहा है। एच ऑफ बी की वैल्यू निकालते हैं। देखो जरा, अगर यहां पे बी रखोगे तो एफ बी जी बी माइनस एफ बी जी ए है ना, तो एफ बी जी बी माइनस एफ बी जी ए माइनस, यहां पे जी बी एफ बी और प्लस जी बी एफ ए। ठीक है, तो माइनस जी बी एफ बी प्लस जी बी एफ ए ऐसा आ गया। ये बात समझ में आ गई? यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हो गया कैंसिल। ठीक, तो एच ऑफ बी हो गया हमारा, बिल्कुल ही ध्यान से देखना है भाई आपको, है ना। एच ऑफ बी हमारा हो गया, देखो माइनस कॉमन लो जरा, माइनस कॉमन ले या ना ले लेते हैं माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेके देखो, एफ बी जी ए माइनस जी बी एफ ए। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एच बी की वैल्यू आ गई। एच बी की वैल्यू को ध्यान से देख लो आप, ऐसे घूर लो अच्छे से, अपने दिमाग में इमेज बना लो इसकी, माइनस एफ बी जी ए माइनस जी बी एफ। देख ली भाई, ये क्या देखिए आपने, सेम ही आ गई है तो, अरे ओ सेम आ गई थी ये तो, लो लिख देते हैं फिर अपना क्या है, जी बी एफ ए, ये लो जी बी एफ ए माइनस एफ बी जी ए, छेड़ना ही नहीं है, कॉमन ही लेना, ये लो जी बी एफ ए माइनस एफ बी जी ए, जी बी एफ ए देख लो बराबर आ रही है ना, बिल्कुल एकदम आ रही है बराबर। अगर एच ए और एच बी बराबर मिल जाए, अगर एच फंक्शन है ये मान लो, ये एच एक्स फंक्शन है, आपको सिखाया गया होगा कि x इक्वल टू ए पे ये एच ए, x इक्वल टू बी पे ये एच बी, अगर ये दोनों बराबर मिल जाएं, मान लो ये बराबर मिल जाते हैं, ये बराबर मिल जाते हैं, तो कौन सी थ्योरम लगा सकते हो? रोलेस थ्योरम। बाय रोलेस थ्योरम यू कैन सी, यहां पे नोट दैट एच ए इज इक्वल टू एच बी, हेंस बाय रोलेस थ्योरम we can say there exists at least one C in the interval a comma b so that h dash c जो है वो क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। समझ में आ रही है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी सच दैट एच डैश सी जो है वो 0 रहा होगा। अब एच डैश सी देखते हैं क्या है। एच एक्स तो पता है ना आपको, तो एच डैश एक्स देखो जरा, एच डैश एक्स, तो एच डैश एक्स करोगे तो कितना हो गया? एफ डैश एक्स जी बी माइनस जी ए माइनस जी डैश एक्स एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, तो एच डैश सी इक्वल टू 0 का मतलब है एफ डैश सी इंटू जी बी माइनस जी ए माइनस जी डैश सी इंटू एफ बी माइनस एफ ए मस्ट बी इक्वल टू 0। अरे बात समझ में आ रही है क्या? अब ये 0 है, इसको आप इधर लेकर के जाओ और जी डैश सी को नीचे लेके जाओ, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि भाई एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई? एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। अरे समझ में आ रही है क्या भाई?
तो एक सी पक्का ऐसा होगा कि ये क्वांटिटी इसके बराबर हो जाए। और ये प्रूफ किससे हुआ है? रोलेस थ्योरम से प्रूफ हुआ है। लेकिन इस सवाल की शक्ल देख के लग तो नहीं रहा था ना रोलेस थ्योरम का क्वेश्चन होगा। तो ये मुझे लगता है वन ऑफ दी क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है, शक्ल देख के लग नहीं रहा रोलेस थ्योरम का है, और रोलेस थ्योरम का मिल जाए, ठीक है ना। एलएमवीटी और रोलेस में रोलेस थ्योरम के सवाल कई बार आए हैं, बहुत बार आए हैं। एलएमवीटी के भी आते हैं, रोलेस के भी बहुत बार आए हैं, है ना। तो रोलेस तो और ज्यादा डेंजरस हो जाती, कम पता लगता रिलेटिव टू एलएमवीटी की, अरे रोलेस का है ये, ठीक है ना। जनरली एक जनरल बात बता रहा हूं मैं आपको, लिखना चाहो तो लिखो जरा सोल्यूशन। इस थ्योरम को कोशीस थ्योरम बोलते हैं, और दो फंक्शन दिए हो एफ एक्स और जी एक्स, तब जो है इस्तेमाल में ली जाती है। अब डायरेक्ट कोई याद रखना चाहे तो रख सकता है। ये दिमाग में कैसे गया था कि यही वाला फंक्शन लेना है? तो पहली बात तो कोशी थ्योरम है, तो अब वो थोट जाना, थ्योरम का थोट जाना तो यूनिक होता है, सबके दिमाग में ना भी जाए, मगर फिर भी एज अ क्वेश्चन करते हैं इसलिए जाना भी चाहिए। तो ये रीअरेंजमेंट से गया था कि यार कैसे फंक्शन पे, रोलेस थ्योरम का थॉट क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन लो जिसका डिफरेंशिएशन करके जीरो लाने का प्रयास अगर हम करें तो जो क्वांटिटी हम चाहते हैं वैसे दिख जाए। तो कैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो किया जाए कि ऐसी शक्ल बने, है ना। तो दिमाग में गया यार इसको इधर शिफ्ट करें, इसको इधर शिफ्ट करें, इसको इधर शिफ्ट करें, और वो अगर फंक्शन ऐसा कुछ ले लें तो बात बन सकती है। तो कोशी के दिमाग में ऐसे ही गया था, हमें भी जो है इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। रब कर दूं क्या? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेई का क्वेश्चन है नेक्स्ट, है ना। जेई 2005 में आया हुआ प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ fx is twice differentiable function, fx is twice differentiable function, f of 1 दे रखा है, f of 2 4 दे रखा है, f of 3 9 दे रखा है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन f डबल डैश x इक्वल टू 2 for at least 1x in the interval 1 से 3, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है f डबल डैश x इक्वल टू f डैश x इक्वल टू 5 for some x belongs to this interval, ठीक है। थर्ड ऑप्शन f डबल डैश x इज इक्वल टू 3 फॉर एवरी x इन दिस इंटरवल 2 से 3। डी में लिखा है कि f डबल डैश x इक्वल टू 2 फॉर सम x, फॉर सम x इन दिस इंटरवल, ठीक है। जेई 2005 में ना स्क्रीनिंग में आया था। आईआईटी जेई के दो पेपर हुआ करते थे 2005 तक, स्क्रीनिंग एंड मेंस। स्क्रीनिंग में जो सेलेक्ट बच्चे होते थे उन्हीं का मेंस लिया जाता था, है ना। तो स्क्रीनिंग वाला जो पेपर था, जेई बोले तो आईआईटी एडवांस्ड की बात हो रही है, जेई एडवांस्ड की बात हो रही है, ठीक है ना। उस समय का जो आईआईटी का पेपर था उसको जेई बोलते थे ना अपन, आईआईटी जेई। तो स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम आया था कि भाई एफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तीन बातें उसके बारे में और बता दी, और चार ऑप्शन में से पूछा भाई टिक कर दीजिए आप, कौन सा सही होगा।
ऐसा लग रहा है कि जैसे 1 का स्क्वायर यहां लिखा हो, 2 का स्क्वायर यहां लिखा हो, 3 का स्क्वायर यहां लिखा हो, ऐसा लग रहा है ना? नहीं लग रहा तो लगना चाहिए भाई। अच्छा लग रहा है। एक फंक्शन अगर ले लें हम gx, ध्यान से सुनो बात को, एक फंक्शन अगर हम ले लें gx, क्यों ले लें भाई gx? क्योंकि इससे लेने से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इसलिए ले लें। एक फंक्शन gx ले लें, fx माइनस एक्स स्क्वायर। fx मेरा डिफरेंशिएबल है ट्वाइस, और एक्स स्क्वायर होता है ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो gx भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, gx इज ऑल्सो ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ये भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ठीक, नोट करने वाली बात है कि g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? f1 माइनस 1 वो तो जीरो, f1 माइनस 1 तो g ऑफ 1 की वैल्यू जीरो है। f2 g2 की वैल्यू कितनी है और g3 की वैल्यू कितनी है? g1 g2 g3 सारे के सारे जीरो हैं। तो g फंक्शन का जो ग्राफ है, आप अगर ध्यान से देखें, जो g फंक्शन का ग्राफ है, देखो 1 पे, 2 पे, 3 पे, है ना? इंटरवल मेरा मैं 1 से 3 ले रहा हूं, क्योंकि 1 से 3 इंटरवल ले रहा हूं। 1 से पहले कोई बात कह नहीं रखी, 3 के बाद कोई बात नहीं कह रखी, तो इसी इंटरवल के बाहर जाना भी नहीं है और ऑप्शन में भी जाने के लिए बोला नहीं गया। तो इस इंटरवल में देखोगे तो 1 पे फंक्शन जीरो मेरा g फंक्शन, 2 पे जीरो और 3 पे जीरो। तो इसका मतलब 1 से 2 वो यूं करके गया होगा। अब 2 से 3 कैसे गया होगा भाई? मान लो 1 से 2 अगर यूं करके यूं गया है, या फिर यूं करके यूं गया होगा, ऐसे ही तो गया होगा भाई। डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इसके बाद हो सकता है कि ये यूं करके यहीं से ऐसे उठ के यहां पे चला गया हो, है ना? मैं मतलब अब कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या हो सकता है यूं करके यूं चला गया हो, जाना तो 3 पे भी काटना है उसको। ठीक है ना? तो एक बात तो समझ में आ गई, चाहे कोई भी केस ले लो आप, ये यूं करके यूं ले लो, आप यूं करके यूं ले लो, कैसा भी ले लो, आप ये जरूर नोटिस करोगे कि 1 से 3 इंटरवल में 2 बारी g डैश एक्स जीरो हुआ है, रोलेस थ्योरम के माध्यम से बोल सकते हैं ये बात अपन। ठीक है ना? 2 टाइम्स, 2 बारी क्या हुआ है, एक a ऐसा जरूर एग्जिस्ट करा होगा, एक b ऐसा जरूर एग्जिस्ट करा होगा, जहां पे g डैश एक्स मेरा क्या रहा है, जीरो। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट, हाँ ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, इसलिए मैंने कहा रोलेस थ्योरम लगा सकते हैं, इसलिए 3 रूट नहीं आए। ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो सिंगल टाइम डिफरेंशिएबल तो है ही, और 3 जगह जीरो भी हो रहा है, ये तो गिवन चीज है, जीरो हो रहा है। तो इस माध्यम से हमने बोला कि डिफरेंशिएबल भी है और यहां पे काट के भी जा रहा है, तो स्मूथ फंक्शन काट के तो भाई यही पॉसिबिलिटी बनती है। या फिर कोई और पॉसिबिलिटी आप देखोगे, यूं करके यूं वाले देखोगे तो भी देख लो, 1 2 3 बार ही फिर तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो रहा है, मिनिमम 2 बार डिफरेंशिएशन जीरो तो होना पड़ेगा, ये कह रहा हूं मैं तो, है ना? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 वैल्यूज, there exist at least 2 values a and b in the interval 1 से 3 such that g dash x वहां पे जीरो हो। समझ में आ रही कि g dash x वहां पे, g dash x कितना है, fx माइनस 2x, f dash x माइनस 2x, ये वहां पे जीरो हो। ठीक है, f डैश एक्स माइनस 2x जो है, f डैश एक्स माइनस 2x, ध्यान से देखो जरा बात को, f डैश एक्स माइनस 2x, इसको एक नया फंक्शन ले लो, अरे f डैश एक्स माइनस 2x को एक नया फंक्शन ले लो, hx,
एफ डैश एक्स माइनस 2x को मैंने एक नया फंक्शन ले लिया एच एक्स, और मैंने ये कहा कि दो जगह पे ए और बी, दो जगह पे ये मेरा फंक्शन है, ये 0 के बराबर रहा है दो जगह पे, है ना। दो जगह कौन सी, ए और बी, ध्यान से देखना, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, ये है कोई ए और बी, है ना, ए और बी है कि नहीं है। दो जगह पे एच डैश एक्स 0 रहा है, ये लो भाई, है ना। और एच डैश सॉरी, दो जगह पे एच एक्स मेरा 0 रहा है, और ये डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है, तो एच एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा, तो डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, रोलेस थ्योरम लगा सकते हैं अपन, है ना। एच ऑफ ए एच ऑफ बी के बराबर आ रहा है, एच ऑफ ए, अब देखो यहाँ पे एच ऑफ ए जो है वो एच ऑफ बी के बराबर आ रहा है, जो कि 0 के बराबर आ रहा है, तो बोल सकते हैं एक वैल्यू सी ऐसी जरूर होगी, एक वैल्यू सी ऐसी जरूर होगी जहां पे एच डैश सी 0 हो। बाय रोलेस थ्योरम, बाय रोलेस थ्योरम हम बोल सकते हैं, बाय रोलेस थ्योरम हम बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अ सी इन द इंटरवल a कोमा b such that h dash c equal to 0। देयर एग्जिस्ट अ c का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जहां पे h डैश सी 0 हो। h डैश सी 0 का क्या मतलब है भाई, h डैश करोगे तो ये हो गया f डबल डैश c माइनस 2 0 हो, मतलब ये प्रूव कर दिया कि एक c पक्का ऐसा होगा जहां पे f डबल डैश c 2 के बराबर हो, और वो c a से b के बीच में होगा, है ना। a से b के बीच में है तो ये तो गारंटी से बोल सकता हूं 1 से 3 के बीच में तो है ही है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अगर a से c जो मेरा है ना, यहाँ पे मेरा c है, मान लो यहाँ पे आ गया c हो सकता है यहाँ आ जाए, हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए भाई। अरे समझ में आ रही है, तो ये बात तो पक्की बोली जा सकती, मान लो यहाँ पे आ गया c, है ना, ये है मान लो मेरा c, ये है मान लो मेरा c, ठीक है। तो ये तो पक्का बोला जा सकता है कि c जो है, c मेरा a से b में तो लाई कर ही रहा है, और यहां से ये तो बोल ही सकते हैं कि यार 1 से 3 के बीच में तो पक्का ही लाई कर रहा है वो, तो 1 से 3 के बीच में लाई करने वाला है एक सी तो 100% ऐसा होगा कम से कम, जहां पे एफ डैश सी जो है 2 हो। तो यहाँ पे यही पूछा है कि भाई एक एक्स या एक सी ऐसा होगा क्या जहां पे डबल डिफरेंशिएशन 2 के बराबर हो जाए, कम से कम एक ऐसी वैल्यू 1 से 3 के बीच में एग्जिस्ट कर रही होगी। तो ये बात हमने प्रूफ कर दी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। ये बात समझ में आ रही है। ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे सवालों में से है, मतलब जेई मेंस जैसे एग्जाम में इस प्रकार के सवाल वापस रिपीट होने के खूब चांस हैं, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई। पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, मैंने बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं है, जो स्टेप्स ऑफ थिंकिंग हैं वो एकदम प्रॉपर हैं, ये सोचा फिर ये सोचा फिर ये सोचा, आपके भी एकदम प्रॉपर होने चाहिए, और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आती है तो मुझे लगता है आपको एलएमवीटी और रोलेस थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर तो ये फंक्शन क्यों लिया मैंने, क्योंकि भाई ये लेने से जीएक्स फंक्शन जो है ना वो ज्यादा इजी बन रहा था, है ना। 3 बारी 0 होने से बता दिया मैंने कि यार दो बार इसका डिफरेंशिएशन 0 रहा होगा। समझ में आ रही है बात आपको, है ना। और ये तो सिंपल बात है ना यार, एक फंक्शन मान लो 5 बार 0 रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन कम से कम 4 बार 0 रहा होगा, डबल डिफरेंशिएशन कम से कम 3 बार 0 रहा होगा, ट्रिपल डिफरेंशिएशन कम से कम 2 बार डिफरेंशिएशन जो है ट्रिपल डिफरेंशिएशन 0 रहा होगा, टेट्रा डिफरेंशिएशन 4 बार, जो फोर टाइम डिफरेंशिएशन जो है वो कम से कम 1 बार 0 रहा होगा, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सा एक यहाँ से नेचर समझ में भी आ रहा है अपने को, और वैसे भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। लिखो जरा इसको। मैं जो है एक बात लिख रहा हूं, आप सहमत हैं तो बताना जरा। इफ f इज अ कॉन्टिन्यूअस, है ना, नोट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इफ f इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, f अगर एक डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, है ना,
कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल, यहां पे लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल क्लोज्ड ए से ए प्लस एच एंड डिफरेंशिएबल in the interval ओपन ए से ए प्लस एच। ध्यान से देख लो, है ना, एक फंक्शन ऐसा है जो कॉन्टिन्यूअस तो इस इंटरवल में है और डिफरेंशिएबल इस इंटरवल में है। तो ये कहा है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन थीटा, थीटा ले लो, के ले लो, डब्ल्यू ले लो, कुछ भी ले लो, थीटा ले लिया मान लो, वन थीटा इन 0 से 1 such that f of a plus h equal to f of a plus h into f dash a plus theta h। इस बात से सहमत है? पहले इसको रीड कर लो आराम से, इसको पहले आराम से रीड करो। थीटा क्या है यहाँ पे, है ना, थीटा 0 से 1 के बीच में, वापस लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक थीटा ऐसा पक्का एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये चीज जो है वैलिड रहे, है ना। इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ध्यान से देखना जरा, अपॉन एच इक्वल टू एफ डैश ए प्लस थीटा एच है। ध्यान से देखना, बिल्कुल ही ध्यान से, ऐसा है कि नहीं है। अब थीटा 0 से 1 के बीच में है तो ये वैल्यू जो है वो 0 से h के बीच में हो गई। अरे हो गई क्या, ये 0 से h के बीच में हो गई तो ये वैल्यू a से a प्लस h के बीच में, इसके बीच में हो गई, c हो गई। तो मैं यही तो कह रहा हूं, इस इंटरवल में एक c ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, समझ में आ रही है क्या भाई। लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम की शकल चेंज कर दी मैंने। अनादर लुक ऑफ लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। आप ये बता दो कि क्या ये बात समझ में आ रही है कि ये LMVT ही है, ये जो बात लिखी हुई है LMVT ही है। इंटरवल का लुक चेंज कर दिया, C का लुक चेंज कर दिया, बस। मैथ्स में तो लुक चेंज करते ही तो सवाल बदल जाती, कहानी बदल जाती, थॉट प्रोसेस बदल जाती है। तो अनादर लुक ऑफ, ये आपको जो है समझ आनी चाहिए, कॉपी में लिखनी होनी चाहिए। अनादर लुक, अनादर फॉर्म ऑफ LMVT, LMVT इस शकल में भी आपको दिखाई देनी चाहिए। अनादर फॉर्म ऑफ LMVT, अनादर स्टाइल ऑफ राइटिंग LMVT। यहां पे जो a प्लस थीटा एच, ये जो वैल्यू है ये हमें समझना है a से a प्लस एच के बीच की वैल्यू है ना। ये थीटा 0 से 1 जो है हमने लिखा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो अगर कोई बोले कि, अब कई बार मान लो पेपर में ये भी आ सकता है कि बताओ ये बात सच है कि झूठ है, आदमी सोचता रहेगा। किसी को LMVT का स्टाइल ऐसे भी लिखा जाता है, LMVT को इस स्टाइल में भी ये पता है, तो वो जो है इसको परख लेगा। ठीक है, लैंग्वेज है, देखिए लैंग्वेज और लिखने का तरीका बदलते ही टोटल जो है थोड़ी शक्ल ही बिल्कुल बदल गई। एक और नोट लिख लेते हैं, जो मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले आपको कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन मस्ट बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट लीस्ट वंस इन एनी इंटरवल। ठीक है ना,
है ना, इन एनी इंटरवल, है ना, ये बात लिख देता हूं मैं, इन एनी इंटरवल फॉर अ continuous and differentiable function, the average rate of change must be instantaneous rate of change at least once, at least once, है ना, इन द गिवन इंटरवल की बात कर रहे हैं अपन, इन द गिवन इंटरवल, है ना। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एलएमवीटी बोल सकते हैं इसको आप, है ना, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एलएमवीटी। ये जो बात अपन ने लिखी है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एलएमवीटी, एक गाड़ी अगर चल रही है, मान लो गाड़ी को आप पिक कर रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर, बीच में उसका कुछ एक्सेलरेशन डिसलरेशन रहा हो, और मान लो उसकी एवरेज स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो जो एवरेज स्पीड है वो कम से कम एक बार ही तो इंस्टेंटेनियस रही होगी, एक से ज्यादा बार भी रह सकती है, ठीक है ना। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार, ठीक है ना। ये एलएमवीटी भी यही बात बताती है। अगर आप एलएमवीटी के स्टेटमेंट को देखोगे, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, अगर आपको ये पता हो कि ये जो चीज है ये क्या है ना, फाइनल आउटपुट माइनस इनिशियल आउटपुट अपॉन फाइनल इनपुट अपॉन इनिशियल इनपुट, तो चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट कर दिया, तो आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विद रेस्पेक्ट टू इनपुट ही तो करा है ये। और एफ डैश सी तो भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देता है, मैंने डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था आपको। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है एटलीस्ट वंस। ये मैंने कहा ना, सी की वैल्यू कम से कम एक तो मिलेगी। अरे समझ में आ रही है क्या? तो एलएमवीटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल इंटरप्रिटेशन आप ऐसे बोल सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गई है तो एलएमवीटी आपको कंप्लीटली समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब आप की रोलेस थ्योरम एकदम क्लियर है, एलएमवीटी बिल्कुल एकदम क्लियर है। आप क्वेश्चंस लगाइए, कहाँ से लगाएंगे प्रॉब्लम्स? मॉड्यूल से लगाइए, ठीक है। एलएमवीटी और रोलेस थ्योरम के प्रॉब्लम्स किताबों में बहुत ही लिमिटेड हैं। जो हमने नोट्स में या जो करे हैं, आपको कुछ तो यही मिल जाएंगे, कुछ इन जैसे मिल जाएंगे। इसी थॉट प्रोसेस से बुक्स के भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मॉड्यूल में आपको कुछ नए अंदाज के प्रॉब्लम भी मिलेंगे। तो एलएमवीटी और रोलेस थ्योरम के और हटके प्रॉब्लम आपको टेस्ट में देखने को मिलते रहेंगे थ्रू आउट दिस जर्नी। टेस्ट में आपके मैं रोलेज और एलएमवीटी के प्रॉब्लम डालता रहूंगा। जो भी रोलेज एलएमवीटी का प्रॉब्लम टेस्ट में आता है, उस प्रॉब्लम की अच्छे से कटिंग करके जो है रख लिया करना कि हाँ यार ये प्रॉब्लम करना ही है ना। वो बिल्कुल एकदम अलग से होनी चाहिए, वो तो एकदम कि हाँ वो टेस्ट में आया था, अपन ने कर लिया था, नहीं करा तो फिर आगे से होना चाहिए वो। समझ में आ रही है आपको? चलिए फिर आज अपन इतना ही करेंगे।